आज की क्लास में चैप्टर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आगे कंटिन्यू कराते हुए मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझाने जा रही हूँ। अब ये आपको यहाँ पे ना ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ पूछा ही जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लिखते हुए, ठीक है। अगर मैथ्स में कोई ग्राफ दिखता है आपको, ठीक है, और मैं अगर एक काम करूँ कि यहाँ पे मतलब इसके दोनों साइड में अगर 45 डिग्री का एंगल लेते हुए आगे बढ़ो, तो इसका साफ सीधा सा ये मतलब होता है कि आपने जिस चीज को एक्स एक्सिस पे बना रखा है और जिस चीज को आपने वाई एक्सिस पे बना रखा है, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई एक्सिस भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वैसा ग्राफ तो है नहीं। और एक दूसरी बात है कि ये ग्राफ अकेला यही नहीं देखने को मिल रहा है आपको। आगे जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी कर्व देखना स्टार्ट करेंगे, वहां भी आपको ये इसको ना मोटे तौर पे ऐसे माना जाता है कि ये एस शेप्ड है, ठीक है। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड बोलते हैं। सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाना है। नीट के एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द शेप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। वहां पे आपको लिखा रहेगा पैराबोला, हाइपरबोला, सिग्मॉइड, तो वहां पे सिग्मॉइड को मार्क करना है। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आखिर ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व बना कैसे। तो हम लोगों को पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में शो कर रखा है। अगर नहीं याद तो एक सिंपल सी बात बताऊंगी। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर में बीच में आयरन बैठा हुआ है, दैट इज हीम। क्या बैठा हुआ उसमें? आयरन जो है, Fe, आयरन बीच में बैठा हुआ है और उसमें 4 ग्लोबिन चेन्स है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इसमें कोई नई बात नहीं है, ऑब्वियस है कि कैसा होगा, आयरन कंटेनिंग ही होगा। और बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पढ़ा रखा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी यही बात मैंने आपको सिखाई थी कि किसी एंजाइम को काम तो करना है, लेकिन उसके काम को करने के लिए नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम आयरन को देखते हैं तो इसका आयरन वाला जो पार्ट है प्रोटीनेशियस तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि विदाउट आयरन हम हीमोग्लोबिन को काम करा सकते हैं, तो ये भी इम्पॉसिबल है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, पहले भी मैंने आपको शो कर रखा है, और एक दो और भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके पास हीमोग्लोबिन का। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो चेन्स हैं, इसके पास 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ठीक है। तो ये अल्फा चेन हो या बीटा चेन हो, सब के सब ग्लोबिन चेन है। सब के सब क्या है? ग्लोबिन प्रोटीनेशियस चेन है। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे आयरन को कैरी करके रखा हुआ है, और विदाउट आयरन हम इससे काम भी नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है आपका, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आयरन कंटेनिंग है। आयरन आयरन विदाउट, और इसको हम लोग हीम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हीम ग्रुप कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो हीमोग्लोबिन है, इसकी जो क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की ज़्यादा है। लेकिन फिर हम यहाँ पे काम कैसे चलाते हैं, या फिर अगर हमें ऑक्सीजन को यहाँ कंबाइन कराना पड़े तो हम ऑक्सीजन को कंबाइन कैसे कराएंगे, ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, जहाँ मैंने आपको सिखाया है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो इन करेगा, और जिसका पार्शियल प्रेशर कम होता है उसको आउट किया जाता है। आउट नहीं भी किया जाए तो वो इन तो नहीं करेगा इस वक्त, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, तो कैसे बाइंड कर रहा है? एक रिवर्सिबल मैनर में। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है क्या कि
अगर रिवर्सिबल मैनर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, मैंने एक डायग्राम समझाया था आपको कि अगर ये ऑक्सीजन को आगे पास ऑन करने का काम कर रहा है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन को अगर बॉडी टिश्यूज में लिया तो इसने अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको रिवर्स करने का यहाँ पे काम किया। तो रिवर्स जब कर रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये कहाँ जा रहा है, ये वापस जाएगा एल्वियोलाई के थ्रू, बाहर आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड ने अगर ऑक्सीजन लिया तो वो आखिरी ऑक्सीजन था। अगर वो आखिरी होता या बिल्कुल ही फाइनल होता, एंड प्रोडक्ट होता या एंड इसका सबस्ट्रेट होता, तब तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाता। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो है ये रिवर्सिबल मैनर में है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर जाएगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। सिंपल सी बात है। इसके नाम को ही अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए, हीम आयरन के लिए, ग्लोबिन प्रोटीनेशियस चेन के लिए, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखा अभी अभी आपने, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आपको आयरन कितने दिख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि 4 दिख रहा है हमें यहाँ पे। ये देखिए आपको आयरन कितना दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है। तो जब आयरन 4 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी ऑक्सीजन आर कनेक्टेड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करेगा, एक हीमोग्लोबिन जो है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को अपने अंदर कनेक्ट करके रख सकता है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि हर एक जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर हम बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन देखें हीमोग्लोबिन के साथ, तो साफ सीधी सी बात है कि ये पार्शियल प्रेशर के साथ कनेक्टेड है। अगर इसका पार्शियल प्रेशर कम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हुआ तो वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड इन करेगा। किसी भी सेल के लिए हमेशा एक बात को याद रखना है कि वो उसी को ही ग्रास्प करेगा और उसी को इन होने देगा जिसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो दोनों साइड में अपोजिट और उल्टा हो जाता है। उल्टा बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम ऐसा इनहेलेशन का केस देखें तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर हम एक्सहेलेशन का काम देखें तो वहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात करी जा रही है कि अभी अभी जो हमने यहाँ पे ये ग्राफ देखा, ये कैसा ग्राफ आपको दिख रहा है, तो सिग्मोइड कर्व दिख रहा है। और सिग्मोइड कर्व जब यहाँ पे दिख रहा है तो सिग्मोइड कर्व इसलिए नजर आ रहा है, सिग्मोइड इज अ काइंड ऑफ शेप, जो एस शेप्ड है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हम टर्म देते हैं सिग्मोइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, जहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे क्या किया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया है, और वाई एक्सिस पे आपने हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है वो लिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दूं और कट करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब इसका शेप क्या है, तो आपको ए से लेके जेड तक मैम सोचना स्ट्रेट है। लाइन। नहीं, ए से लेके जेड तक जब सोचेंगे ना, तो ये ना मोटे तौर पे इसको बोला जाता है जे शेप्ड। क्या बोला जाता है इसको, जे शेप्ड बोला जाता है। जब कभी कहीं भी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आपको सुनने को मिलेगा तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे जाके अगर नेचर में कोई भी चीज जे शेप्ड हो ही नहीं सकती। अगर वो जे शेप्ड होगा, अगर उसने जे शेप फॉर्म करके रखा और कंटिन्यूएशन में अगर वो चलता 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 चला गया, ठीक है,
ऐसा तो होगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कभी ना कभी जाके कोई ना कोई चीज़ इक्विलिब्रियम को टच करेगा ही करेगा। चाहे अगर इसकी जगह पे आप सोच ले कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्रोथ कर्व है, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे नेचर जाके कहता है बस अब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है और लोगों को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का भी जब ग्राफ बनाते हैं वहाँ भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे 100 आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसने अपना क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा लिया। अब इसके आगे आपको फर्दर इंक्रीज करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये बोलने का मतलब हुआ कि अब जो ऑक्सीजन का यहाँ पे कैपेबिलिटी है और ऑक्सीजन जो यहाँ पे बाइंड करना चाहता है, अब जाके डिसोसिएट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना। मतलब जो चीज़ एसोसिएट वहाँ पे हुई थी वो डिसोसिएट होके अब अलग होना यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, अभी भी आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। जब आप ऑक्सीजन को बाइंड कराएंगे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तब ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, आप किस में देख रहे हैं? एल्वियोलाई में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में देखने का क्या मतलब है? तो ऑब्वियस है, अगर आप एल्वियोलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आप इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि इन द एल्वियोलाई, ऑब्वियस है बॉडी टिश्यूज के पास तो होगा नहीं। अगर इंस्पिरेशन आपको शुरू करना है तो ये कॉमन सेंस है आपका, ये जब भी स्टार्ट होगा तो एल्वियोलाई से स्टार्ट होगा, एल्वियोलाई से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या आंसर होगा आपका? किसका ज़्यादा मैम होगा फ्रॉम यहाँ पे? हाई टू लो। नहीं समझे, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, बस इतना ही पूछ मैम रही हूँ मैं। ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हमने ऑक्सीजन का ज़्यादा लिख दिया है तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा लिख सकते हैं क्या? मैम लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमने क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो H प्लस कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे क्या होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, फिर हमने लिख दिया, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे अभी हम लोग जब एक्सपीडेशन का केस करेंगे तो। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन। देन इसके बाद क्या है, फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर अब ऑब्वियस है। अच्छा, आप अपना फिंगर जो है अपने नॉस्ट्रिल के पास रख के देखिए, तो अगर मैं पूछूं कि जब आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं तब वो वार्म है या फिर रिलीज हो रहा है, तब तो ऑब्वियस है कोई भी बच्चा बोलेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तब वो वार्म है। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पे, कम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोअर टेम्परेचर। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तब भी हो सकता है ये। एक मुझे नहीं लगता कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है इसको छोड़ के किसी चीज़ को बच्चे को याद करना हो। और एक दूसरा ट्रिक मैं ये बताती हूँ बच्चों को कि अगर आप इंस्पिरेशन का केस लिख रहे हैं और हमने अगर यहाँ पे एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हाई कर दिया तो बाकी सारी चीज़ों को लो कर देना है आपको। ठीक है, और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम करें तो बाकी हर चीज़ को क्या कर देना, आपको हाई कर देना है। तो ये आपने इंस्पिरेशन का केस सुना तो ऑब्वियस है, लेकिन हाँ एक्सपिरेशन अगर ना भी देखें, अगर जो मैंने यहाँ पे एल्वियोलाई लिखा है तो सिर्फ अगर मैं यहाँ पे एल्वियोलाई की जगह पे अगर मैं टिश्यूज कर दूँ, ठीक है, तो चाहे तो बॉडी टिश्यूज भी लिख सकते हैं या इन द टिश्यूज भी, लिखते के साथ ऑटोमेटिकली बच्चों को ये बात समझ आ जाती है कि हाँ हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैम हाई हम CO2 लोग कंसंट्रेशन।
हाँ, तो इसको जो है ना एज इट इज, जैसे ये है, इसको आपको देखिए उल्टा करना है। ये मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद इस पूरे को आपको क्या करना है, उलट देना है, बस उल्टा कर देना, और कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा नीचे स्पेस कम लग रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये आपको इंडेलिबल, हाँ अब ठीक है। अभी टिश्यूज है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई लिखा था ना, अभी आपने लो कर दीजिए। फिर आपने यहाँ पे क्या किया था, लो किया था, तो इसको क्या कर दीजिए, हाई। फिर आपने लेसर H प्लस कंसंट्रेशन लिखा था, हायर होगा। तो इसको आप क्या कर दीजिए, मोर कर दीजिए या हायर कर दीजिए। देन इसके बाद लोअर टेम्परेचर था, तो ये तो ऑब्वियस है। मैम हायर टेम्परेचर। हाँ, कितना आसान हो गया। तो बच्चों की एक क्वेरी होती है कि अगर हमारे से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर नोट लिखने को बोला जाता है, तो एग्जाम में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जाता है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन, सेम बात कोई भी बच्चा लिख सकता है कि हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन या कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा, ये तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको आगे फिर आप लिखेंगे इन द एल्वियोलाई, मतलब ये जो पूरा आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें हो क्या रहा है। तो फिर बाद में जाके जैसे पूरा हुआ, तो आखिर तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है बढ़ना तो इसी को है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होता है, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब देखिए मैंने आपको करा दिया है, जो अभी अभी। अगर हम एल्वियोलाई में बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H प्लस भी कम होगा, और जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, ठीक है। फिर सारे फैक्टर जो है हमने ज़बरदस्ती ऐसा बना रखा है कि भाई लो तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन को हम बोल रहे हैं, लो भाई तुमको, तुम्हारे पास हमने कोई चारा दिया ही नहीं है, तुमको ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन का भले ही फेवरेट कौन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को हो, ठीक है। लेकिन टिश्यूज में क्या है, यहाँ पे अब इस बेचारे की मजबूरी है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियस है H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, और टेम्परेचर तो खैर ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है, हाइयर टेम्परेचर भी होगा। तो ये सारा का सारा कंडीशन कैसा है, ये कंडीशन है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ तोड़ने के लिए, ठीक है। उल्टा कर देना है, कितना आसान हो गया ये। तो फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम बोल रहे हैं कि लो भाई ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों ब्रेक कर जाएगा। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues के पास जाके टूट जाएगा वो। फिर यहाँ पे ना नीचे देखिए एक छोटा सा स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और बहुत जीरो लेवल का यूपीएससी बीपीएससी में इस डेटा को बढ़ा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बोलने का मतलब है, हमें पता है कि हर 100 ml एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, तो ये 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ये टिश्यूज को डिलीवर करता है। ब्लड का अमाउंट है 100 ml, ब्लड का अमाउंट कितना है, 100 ml, मात्र 100 ml है, और उसका भी मात्र 5 ml ये क्या करता है, टिश्यूज को डिलीवर करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि 500 ml कितना डिलीवर करेगा, तो क्या बोलेंगे। अगर 100 ml 5 ml डिलीवर करता है टिश्यूज को, तो 500 ml कितना करेगा, 25 5 5 को 25 5 से हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, 25 ml टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जब तक उसको कोई बीमारी ना हो, डिसऑर्डर ना हो, अस्थमा ना हो, ब्रोंकाइटिस ना हो, बहुत सारे और भी कंडीशन है, पता चला बंदा बेचारा जो है वो सांस ही बहुत मुश्किल से ले पा रहा है, या फिर ऑक्सीजन उसके पास प्रॉपर अमाउंट में है नहीं, तब तो हम नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर यस है। मैम। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में, पहले बोल दिया मैंने आपको, ठीक है। इसको एज इट इज जैसे है वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है, और बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। इसको एक ग्राफ को बना के और बस ये पॉइंट पॉइंट लिखने होते हैं, और कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे थे।
अब आपको देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था तो क्या बन रहा था वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अब बोलेगा ठीक है बस बहुत हुआ तुम्हारा काम, अब मुझे कैरी करने का काम है, ठीक है। तो उस हीमोग्लोबिन का नाम हो जाता है कार्बामिनो, या तो कार्ब अमीनो बोल सकते हैं, कई बच्चे इसको कार्बामिनो बोलते हैं, कई बच्चे इसको कार्ब अमीनो बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। स्पेलिंग कौन सी बदल जानी है। तो यहाँ पे ये जो पहले भी डेटा मैंने आपको कल की क्लास में लिख रखा है 20 से 25%, ओनली 20 to 25%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये कनेक्टेड किसके साथ है। तो ये कनेक्टेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना चाहता है तो ऑब्वियस है कि इसको ऑक्सीजन के कॉम्परेटिवली अपना पार्शियल प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आप पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो अब मैं लिखने वाली तो नहीं हूँ, बस मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए, दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ऑब्वियस है हाई है, तभी आप कंबाइन करा सकते हैं, ये तो पहले ही बोला मैंने आपको, ठीक है। और टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी अभी मेंशन कर रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या होगा, कम होगा। यही एक ऐसी सिंगल कंडीशन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकता है। इवन अगर बराबर बराबर भी दे दिया जाए ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी इसकी एफिनिटी ज्यादा किसके साथ बाइंड करने की है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनी हाउ ज्यादा तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक बात करी जा रही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से कम है एल्वियोलाई में, ठीक है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमने ऑक्सीजन का डिसोसिएशन पढ़ा ना, ठीक उसी तरीके से वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा। और तब क्या बनेगा, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है इससे टूट के या इससे अलग होके, कार्बन डाइऑक्साइड तो गया, रिलीज आउट कर दिया आपने उसको, फिर ये क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन है वापस किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, जो एल्वियोलाई ने वहां पे लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात और है कि आरबीसी जो है इसके पास बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है एंजाइम का, जिसका नाम आपने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में भी सुन रखा है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और ये कार्बोनिक हाइड्रेज जो है या एनहाइड्रेज जो है ये किसके पास होता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कैरी करने का या रखने का काम करते हैं तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पहले भी देख रखा है, ठीक है, जिसको बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सेम है रिएक्शन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये रिवर्सिबल है। उस टाइम मैंने क्या सिखाया था उसको भी मैं याद दिलाती हूँ। उस वक्त हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अप्लाई नहीं होने पे जो इस रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है वो समझाया था मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने याद दिला दिया, वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं। तो जब हम टिश्यूज के बारे में बात करते हैं या टिश्यू लेवल पे बात करते हैं तो जैसे ही बोला जाए टिश्यू, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एल्वियोलाई में इंस्पिरेशन के टाइम में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, या इंस्पिरेशन में ना भी बोलूं ऐसी पूछूं मैं, एल्वियोलाई में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, ठीक है। टिश्यूज में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मैम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, कार्बन कॉमन डाइऑक्साइड। सेंस टिश्यूज में है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपना जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई करके रखा हुआ है टिश्यूज लेवल पर, ठीक है। और एक और चीज है, जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रही थी द लिविंग वर्ल्ड, वहां मैंने आपको बताया था कि जो ये कैटाबोलिज्म है, ठीक है, ये कैटाबोलिज्म एक क्लासिक एग्जांपल है। रेस्पिरेशन को इंक्लूड करने का काम जो है वो कैटाबोलिज्म के अंदर सबसे पहले कोई भी बच्चा एज एग्जांपल लिखता है, क्योंकि इसका काम ही ये है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी करेगा साथ के साथ, ठीक है। एनर्जी कहाँ से लेगा ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज में क्या होगा, ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा, आरबीसी है, प्लाज्मा है, सबके अंदर जाएगा। और डिफ्यूज करने के बाद आपके ब्लड के अंदर वाटर भी तो है, नहीं है क्या? वाटर है या नहीं है? है ना? यस यस मैम। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड जो बना रहा है, कार्बोनिक फिर एसिड। जब इस पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा और H+ ये आयन दे ही रहा है, ठीक है। फिर एल्वियोलर साइड पे जब हम जाएंगे, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ये 50 बार 1000 बार तब से आप सुनते आ रहे, याद भी हो गया होगा आपको, ठीक है। फिर ये जो रिएक्शन है ना, ये उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वहां पे टूट जाएगा। और एक और चीज है, जैसे जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस या कार्बन साइकिल जब बच्चे पढ़ते हैं, या 9th क्लास में भी जो आपने पढ़ा था, या छोटी क्लासेस में भी बच्चे कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताया जाता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वहाँ पे वाटर जो है ये भी टूट के स्प्लिट होके रिलीज आउट होता है। तो बच्चों की एक क्वेरी होती है कि वाटर को तो हमने देखा ही नहीं टूट के स्प्लिट होके निकलते हुए, आपको पता नहीं चलता। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उसके साथ साथ वाटर भी स्प्लिट होके बाहर निकलता है। आपको नहीं पता, कभी ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी वैसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टैब वगैरह यूज करके देखिए, आप नोटिस करेंगे उसके स्क्रीन के ऊपर बार बार जो है वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है। नोटिस करा आपने? नहीं किया है तो देखिएगा यस ध्यान मैम से, ठीक है। यस मैम तो इसके साथ क्या है, यहाँ पे वाटर भी जो है वो रिलीज होके निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यहाँ पे बाहर रिलीज आउट कर दिया जाए। तो अगर टिश्यू को चाहिए तो वो किस फॉर्म में लेगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लेगा। और अगर लंग के पास जाके इसको बाहर करना है तो लंग के पास जाके कैसे बाहर करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। फर्क इसलिए आ रहा है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा था जब आपने उसको एल्वियोलाई में लिया था, तो वहां पे हर एक 100 ml जो है वो ऑक्सीजन कितना डिलीवर करने का काम कर रहा था, 5 ml। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम और खर्च भी होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। बच्चों की क्वेरी होती है कि जब 100 ml 5 ml देता है ऑक्सीजन, तो 4 ml ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों देता है एल्वियोलाई को? क्योंकि कंजम्पशन भी होता है उसका, बहुत सारे रिएक्शंस में भी यूज होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्सीजन वाले का डेटा 5 ml है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले का जो डेटा है वो 4 ml है। याद रहेगा? ऑक्सीजन यस आपने मैम। कितना लिखा वहां पे, 5 ml। 5 ml। मतलब हर एक 100 ml जो है ब्लड, वो 5 ml ऑक्सीजन देगा टिश्यूज को। और हर एक 100 ml का ब्लड जो है वो बदले में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड देगा एल्वियोलाई को, ठीक है। इतनी सी बात है बस। ये बात समझ आई सबको? यहाँ तक कोई यस डाउट मैम हो किसी को, पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। यस मैम चलिए अब आगे, या आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जितने भी फिजियोलॉजी के चैप्टर है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी, इसके बाद से जितने भी चैप्टर आपको सुनने को मिलेंगे, उन सारे चैप्टर्स में ना एक पैरा आपको लिखा हुआ जरूर दिखेगा। जैसे अगर आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन होगा। अगर आप रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आपका हर एक काम और हर एक वर्क जो है, ईच एंड एवरी वर्क ऑफ योर बॉडी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद योर नर्वस सिस्टम।
आपका हर एक काम किसके, जैसे किसी को वोमिटिंग सा मन करे या ऊंचाई पे चले गए, एरोप्लेन में बैठ गए, सांस कम आ रही है, एक तो सलाह हर बंदा आपको देने के लिए पहुंच जाता है। हर एक बंदा एक बात तो आपको जरूर बोलता है, कहता है गहरी सांस लो, मतलब डीप ब्रीदिंग करने को बोला जाता है। उस टाइम ना कोई भी आपको ये सलाह नहीं देगा ना जल्दी जल्दी क्विकली सांस लो, या घबराहट हो, एग्जामिनेशन आपने देने गए, आप नर्वस हो गए, तो हमेशा जो है आपको एक सलाह दी जाती है कि आपको करना क्या है, वहां पे डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। तो इसका ये बोलने का मतलब है कि आपका जो फिजियोलॉजिकल वर्क है और बॉडी का जो वर्क है वो डायरेक्टली किसके साथ कंसर्न्ड है, नर्वस सिस्टम के साथ। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक फैक्ट आता है ना लिखा हुआ, कि कोई भी इंसान खुद अपने ब्रीदिंग को होल्ड करके खुद अपने आप को किल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्वियस है, सबने कोशिश करके देखा होगा तभी। तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है आप उसको मॉनिटर सिर्फ इस वे में कर सकते हैं, आप रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते। क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन, अब आप सांस रोक के तो बंद कर बैठ नहीं सकते। तो रेस्पिरेशन का जो वर्क है वो रिदमिक एक्शन में आता है। आपका ब्रेन उसको कोरिलेट करेगा, आपका ब्रेन उसको रेगुलेट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोल दें कि ये क्या हो गया भाई, हमारा तो वॉलंटरी एक्शन बन गया, आप जाके हम जैसे चाहेंगे जब चाहेंगे तभी हमारा जो रेस्पिरेशन है वो काम करेगा। नहीं, उसको समझने की गलती नहीं करनी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेटरी रिदम जो है ये हर एक ह्यूमन बीइंग में मेंटेन्ड है, तभी हम इसका रेट भी जो है वो लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन करता है, तो ये हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। कौन करता है, न्यूरल सिस्टम करता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ से, कि आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, तो ये मेडुला रीजन करता है। ये नीट का भी क्वेश्चन है, 10th में भी आपने पढ़ाई करके रखा है इसको, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें, आप अपने कॉपी में एक लाइन नोट करेंगे, रिदमिक एक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। रिदमिक एक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज मेंटेन्ड बाय मेडुला, इतना ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना। मेडुला ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन कराने का काम कौन करता है, मेडुला करता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है यहाँ पे कि हमारे ब्रेन में एक पोन्स रीजन भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करने का एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये भी है आपके ब्रेन में। और दूसरी बात ये है कि इसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। मतलब जैसा सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करके काम कर रहा है, होना तो है ही है, बस उसको थोड़ा सा ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है। अब न्यूरल सिग्नल जो है इस सेंटर का वो क्या करेगा, इंस्पिरेशन के रेट को कम कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट को आप ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है केमो सेंसिटिव एरिया के बारे में, जो कि आपके रिदम सेंटर के साथ क्या है, जुड़ा हुआ। और ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाईली सेंसिटिव है। याद रखना है आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के रिगार्डिंग सेंसिटिव है, ये ऑक्सीजन के लिए नहीं है सेंसिटिव, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड आपने अपने ब्लड स्ट्रीम में बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपका जो ये सेंटर है, पॉन सेंटर जो है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसी रिक्वायरमेंट होती है और जैसा एडजस्टमेंट होता है वो उसको करने को बोलेगा, ठीक है। ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया आपके ब्लड स्ट्रीम में तो इसको जल्दी से जल्दी वहाँ से एलिमिनेट किया जाए, बाहर किया जाए, ठीक है। और रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in carbon dioxide and H plus ion concentration। तो अगर आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके ब्रेन का सेंसिटिव पार्ट या पोन्स रीजन जो है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको देख के सिग्नल लेता है, हाई CO2 या फिर हाई ऑक्सीजन या फिर हाई हीमोग्लोबिन, ये सिर्फ हाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, क्योंकि जब आप कार्बोनिक एसिड को तोड़ रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको H+ मिल रहा था, याद आया। ये देखिए,
जब आप कार्बोनिक एसिड को यहाँ पे तोड़ रहे हैं तो इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ आपको क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। तो ये H+ के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दो चीज़ों के लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है। और ऑक्सीजन का रोल जो है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम में तो है, अब ऑक्सीजन किसी को मिलेगा ही नहीं तो क्या रेस्पिरेशन करेगा वो। ये ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, जल्दी 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 फ्रिक्वेंटली ब्रीदिंग का काम करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, ठीक है। इस पैरा में कोई दिक्कत किसी को? आगे चले हम लोग। यस मैम। चलिए देखिए, अब ना हम लोग डिसऑर्डर्स पे चल रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे नहीं लगता कि इसमें से ना एक भी ऐसा टर्म या टॉपिक होगा किसी बच्चे के सामने जो बच्चे ने नाम ना सुना हो। हम लोग अब डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिसऑर्डर्स के बारे में। लेकिन कौन से डिसऑर्डर्स? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। अस्थमा सुना है आपने? सारे बच्चों ने सुना होगा। अस्थमा सुना है आपने? Yes, ma'am. यस कॉमन मैम। सा टर्म है, हमेशा ही आपने सुना ही होगा बोलते हुए। देखिए होता क्या है, स्मोकिंग वगैरह जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना उनको तो होता ही होता है अस्थमा, कुछ टाइम के बाद अस्थमा हो जाता है। रीज़न ये है कि उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब इसका बोलने का मतलब नहीं कि मैंने स्मोकिंग बोला तो आप बोलेंगे बस इसी की वजह से हुआ और कोई हो ही नहीं सकता, नहीं। बहुत सारी चीज़ें, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो स्मोकर्स को आती है, ठीक है। तो is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. इसमें ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होगी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो दो में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई, इसमें ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन होगा और एक एक जो ये आगे जाके ये डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल में, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगा। दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल याद होगा आपको। तो इसमें इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपने डायमीटर कम कर दिया उसका। डायमीटर जब कम कर दिया तो ऑब्वियस है आपको सांस लेने में दिक्कत तो होगी। तो ये जो है ये अस्थमा की बीमारी है। और दूसरी बात, चैप्टर है आगे जाके आपके पास क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वहाँ सिर्फ इतना लिखा, इम्फाइजमा टर्म लिखा है, बस बताया नहीं है उसने कि इम्फाइजमा होता क्या। बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा बताइएगा इम्फाइजमा क्या होता है। मैं पूछती हूँ क्यों बताऊँ मैं। जब 12th क्लास में बच्चा मेरे से पूछता ना मैम बताइएगा इम्फाइजमा क्या होता है, तो मैं उससे यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं क्यों बताऊँ, तुम बताओ क्या होता है। तो फिर बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे लिखा है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि तुम 11th में बैठ के घास छील रहे थे इसलिए अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इम्फाइजमा क्या होता है। वहाँ पे जो भी टर्म टर्म लिख के छोड़े हुए हैं वो इसलिए उसने छोड़ा है, उसको पता है 11th क्लास में बच्चों को बताया जा चुका है डिटेल से कि इम्फाइजमा होता क्या है, ठीक है। देखिए इम्फाइजमा क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है, तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, जैसे यहाँ पे एक एल्वियोलाई अच्छा खासा दिख रहा है आपको, ये रहा। जैसे ये एल्वियोलाई है, सबको पता कि ये एल्वियोलाई क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो जब एल्वियोलाई यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करेगा और इसके सरफेस पे अगर आप लगातार किसी चीज़ को जमा करते चले जाए, यहाँ पे इकट्ठा करते चले जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला जो वर्क है वो तो अफेक्टेड होगा ही होगा। और जो एक्सचेंज सरफेस है, क्योंकि एल्वियोलाई के वॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज सरफेस भी कहते हैं। तो ये जो एक्सचेंज सरफेस है ये डिक्रीज होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको छन्ने का एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं छन्ना चाय को छन्ने के लिए, तो धीरे धीरे उसके रिम के सरफेस पे ना वो चाय की पत्ती बैठती जाती है और वो छन्ने वाला जो एरिया है उसका जो सरफेस एरिया वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे उसकी कैपेसिटी घटती है ठीक उसी तरीके से
जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसका भी सरफेस एरिया कम होगा। एल्वियोलाई में आपने क्या किया, उसका भी सरफेस एरिया जो है ये कम कर दिया। जब आप इसको कम करेंगे तो एल्वियोलाई के वॉल को आप डैमेज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप चाह तो रहे हैं कि उतने ही प्रेशर के साथ ले हम और उसको, लेकिन एल्वियोलाई बेचारे को क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे टॉलरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के जो वॉल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये इम्फाइजमा है, याद रखना है आपको हमेशा। वहाँ सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज इम्फाइजमा। इम्फाइजमा क्या होता है तो आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वापस रिपीट होके आनी है, ठीक है। तो इम्फाइजमा में क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ट्रैकिया रप्चर हो जाता है, या फिर जो ब्रोंकाई जो है उसमें डैमेज होता है, एल्वियोलाई में डैमेज होता है। तो इट कॉजेज डैमेज टू एल्वियोलर वॉल, ठीक है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, इसका रीज़न आपको समझ आ जाएगा जैसे ही आप याद रखेंगे कि इसका जो एक्सचेंज सरफेस है उसको ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 डिसऑर्डर्स हैं, आसान सा है, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। क्लियर है? अब देखिए लास्ट में ना हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा केस इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है किसी माइन इंडस्ट्री में काम करता है, स्टोन ब्रेकिंग का काम हो रहा है, माइन इंडस्ट्री है, तो वो चाहे कितने भी लेयर वाला मास्क लगा ले, क्या उसका एल्वियोलाई जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे बच सकता है क्या वो? नहीं। नो मैम। तो जब उससे वो बच ही नहीं सकता, तो जिसकी वजह से क्या है, उसको क्या फेस करना पड़ता है, मतलब गारंटी है 2000%। उसने जिस दिन वो जॉब ज्वाइन किया था उसी दिन ये फिक्स्ड हो गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जरूर हो जाएगा और सीरियस लंग डैमेज भी उसको फेस करना पड़ेगा। अभी जैसे स्मोकिंग वाला केस मैंने बताया, इम्फाइल होगा, ये लगातार एल्वियोलाई के वॉल पे वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। उसके एक्सचेंज सरफेस को क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। एक्सचेंज सरफेस को जब कम करेगा तो क्या होगा, इसको डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body can't fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissues, and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective masks. ठीक है, वो कितना भी प्रोटेक्टिव मास्क वेयर कर ले, लिखा है यहाँ पे कि शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, बट वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, ठीक है। अब उसके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी तो है नहीं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसको भी रोक ले, वो तो रोक नहीं सकता वो, ठीक है। तो ये किस चीज को लीड करेगा, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ये लीड करता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, मैं असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इस चैप्टर में से इधर 3-4 क्लास से कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो चलिए मेरे मैम। साथ, हाँ मेरे साथ साथ लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, नेम द gaseous exchange surface
इन लंग्स क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। मैम Alveoli. एल्वियोल। नेक्स्ट लिखेंगे नेम द। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मल क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, तब हम वहां पे क्या लिखेंगे? नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच। मेडुला। हाँ ठीक है, रेगुलेट रेस्पिरेशन। मेडुला। नेक्स्ट, इन विच डिसऑर्डर alveoli are damaged due to smoking? Emphysema. एम्फाइसमा। नेक्स्ट लिखेंगे mention the flap-like structure which alternatively closes trachea and esophagus. क्या होगा? मैम एपिग्लोटिस। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे एक 5 मार्क के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन, और ग्राफ बना के कर लेंगे इसका। ये कंप्लीट हो गया, आगे चलें हम लोग। यस मैम। 6 लिखेंगे mention the term or muscles between the hips. मैम इंटरकोस्टल Very good. मसल्स। Intercostal muscles. Muscles. In which disorder bronchi and bronchioles are swollen? Asthma,
नेक्स्ट लिखिए। Differentiate between conditions in alveoli and in tissues. For gaseous exchange. ये लिखना है इसमें, देखिए बता दें आपको। एल्वियोलाई में और टिश्यूज में, ये जो पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। एक साइड आपने एल्वियोलाई का लिख लिया, डिफरेंस मैंने पूछा है तो टेबल बना देंगे इसके लिए। ये हो गया, काम करते हैं सर दूसरी साइड। दूसरे साइड से इसका ऊपर वो लगा कर देते हैं, डिफरेंस हो जाएगा। इसका ऑपोजिट जो है ना, ये यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा, इसको लिख लेंगे इधर। समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं? एक साइड का जो कंडीशन आपने लिखा है, इसका ऑपोजिट जो है वो दूसरी साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे टेबल बना के टेबल डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ये करना है आपको, ये हो गया। चलिए, एक साइड एल्वियोलाई का आपने लिख लिया, दूसरी साइड टिश्यूज का लिख लिया। ये हो गया क्वेश्चन का। ये 8th क्वेश्चन हो गया। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. 9th लिखेंगे, एक साथ उसमें एक्सप्लेन करेंगे सारा। राइट अ नोट ऑन disorders related to respiration. Next लिखेंगे, what is the role of carbonic anhydrase in respiration?
को लिख लेंगे, ठीक है। किसी कोई डाउट आज की क्लास से? क्लियर है यहाँ तक? Ma'am, Ma'am, can I you have show the fourth and fifth question? फोर्थ क्वेश्चन के लिए ma'am. हाँ बोलिए। Yes, ma'am. Ma'am, is it true that second-handed smokers to harm their respiratory tract more than the first-hand smokers? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जो खुद स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप ना उससे ज़्यादा इनहेल करते हैं। तो जिसकी वजह, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप, तभी तो आपने देखा है कि पब्लिकली इसको बैन किया गया, लेकिन लोग तो करते ही करने वाले, वो ज़्यादा उसको इनहेल करता है। तो हमेशा मना किया जाता है इसको, कि हालाँकि पब्लिक प्लेस में तो होना ही नहीं चाहिए, और पकड़-पकड़ के सबको फ़ाइन लगाना चाहिए, ताकि फ़ाइन के नाम पे तो कोई 10 रुपए भी नहीं देना चाहता, ताकि ये बंद हो जाए बिल्कुल पब्लिक प्लेस में। बिल्कुल सही है ये। और कुछ? No, ma'am. लीव करूँ मैं? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय।